बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान और मैं आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखा होगा। ये जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में हम लोगों ने कल जो चीज़ पढ़ी थी दैट वाज माल्टोज़। तो कल हम लोगों ने माल्टोज़ का स्ट्रक्चर देखा, माल्टोज़ के बारे में पढ़ा कि माल्टोज़ क्या होता है और कैसे होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर उससे फ़ायदे ले सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग डाइसैकेराइड्स में जो चीज़ पढ़ेंगे उसका नाम है लैक्टोज़। और लैक्टोज़ देखेंगे और सेलुलोज देखेंगे और साथ में सक्रोज़ देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि डाइसैकेराइड्स में लैक्टोज़ का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेलुलोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और सक्रोज़ का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, लैक्टोज़ हो गया, माल्टोज़ हो गया, ठीक है, और सेलुलोज हो गया, यही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में MCQs आते हैं आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन में। तो वेरी इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि आप लोगों को इनका केमिकल स्ट्रक्चर मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं साथ साथ में आप लोगों को इसके बारे में बताता रहूँगा कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल जो MCQs हैं वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो कल माल्टोज़ देखा था, हम लोग माल्टोज़ को रिव्यू कर लेंगे और माल्टोज़ की कंटिन्यूएशन में ही हम लोग आगे लैक्टोज़ का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखेंगे और सक्रोज़ का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लैक्टोज़, सेलुलोज और सक्रोज़ का स्ट्रक्चर होमवर्क में आप लोगों ने रिव्यू कर लिया होगा। तो कल जो हम लोगों ने देखा था सेलुलोज का स्ट्रक्चर, माल्टोज़ का स्ट्रक्चर, तो माल्टोज़ के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक अदद ग्लूकोज़ होता है और वो ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर जो है तो वो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि उसमें हमारे पास ये सिंपल ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा ग्लूकोज़ था, ठीक है। ये इसमें ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 नंबर के ऊपर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन ऊपर है, 3 नंबर के ऊपर है और फिर हाइड्रोजन नीचे और फिर इस तरह से ये हाइड्रोक्सिल, ये CH2OH और साथ में नीचे H। इसी तरीके से मैंने इसके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया और मैंने आप लोगों से कहा था कि इधर भी आप लोगों ने ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये भी हमारे पास हो गया ग्लूकोज़ का एक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और जब ये ग्लूकोज़ हमारे पास बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज है। तो ये भी हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये क्या चीज़ है। हम अब देखेंगे कि हम लोग इसमें इसके स्ट्रक्चर्स को कैसे डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि मैंने ये कहा था कि जो यहाँ का एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा और ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से आएगा, ये हमारे पास इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर अभी आप देखें इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और इसका हाइड्रोक्सिल जब इसके हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक नई चीज़ आएगी और वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास वाटर है, ये वाटर बन जाएगा। ये वाटर जो है तो हमारे पास रिमूव होके कैसे रिमूव होगा, ऐसे रिमूव होगा कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाटर है तो ये वाटर, ये देखें, ये वाटर का एक ड्रॉपलेट मैं बना रहा हूँ, ये वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो गया। इस प्रोसेस को, द रिमूवल ऑफ वाटर वाले प्रोसेस को, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने हों इस तरीके से कि इसका कार्बन नंबर 4 इसके कार्बन नंबर 1 के बिल्कुल सामने हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये देखें, जब कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, तो जब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ इस तरीके से एक बॉन्ड बनाए
कि यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन, या हम लोग इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है जी। ये डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारे पास दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर एक डायसैकेराइड बनाते हैं। तो ये जो डायसैकेराइड है ये कैसे बनता है, अब आप देखें। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर जो चीज़ बॉन्ड बनाएगी, जो दरमियान में जो इसका बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड बहुत ही सिंपलेस्ट बॉन्ड है और दरमियान में एक ओ लग जाएगा, क्योंकि इसका तो ओ अभी बाकी था ना, इसका ओ एच इसके एच के साथ मिला तो इसका ओ था, तो ये ओ इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बना देगा। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? ये बॉन्ड हमारे पास कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बॉन्ड कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस बॉन्ड और इस लिंकेज की वजह से हमारे पास जो चीज़ बनेगी हम लोग उसको बोलते हैं फिर डायसैकेराइड। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं डायसैकेराइड, क्योंकि ये दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, इस वजह से ये डाई है। और इस मॉलिक्यूल को जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ये मॉलिक्यूल कहलाएगा माल्टोज। जब दो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज आप इसमें मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? माल्टोज बनाएंगे। तो इनके दरमियान में जो लिंकेज है वो है α1,4 लिंकेज, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 4 के साथ मिलकर यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो बॉन्ड बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस बॉन्ड की नेचर क्या है? α1,4। तो जब भी कोई MCQ आए, फॉर एग्जाम्पल एक MCQ आता है कि माल्टोज में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ पर आप लोगों ने α1,4 लिंकेज करना है। और कौन कौन से दो यूनिट यानी दो मोनोसैकेराइड कौन कौन से लगते हैं, तो आप लोगों ने लिखना है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक हो गई बात। तो ये एक MCQ है जो कि KMU के पेपर में आता होता है कि माल्टोज का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोगों ने बता देना है कि माल्टोज का केमिकल स्ट्रक्चर है व्हेन 2 alpha D glucopyranose combine together through a glycosidic linkage. This linkage make them a disaccharide and that disaccharide is known as maltose. तो आप लोगों ने माल्टोज तो समझ लिया। अब हम लोग आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से एक आज करेंगे, वो है सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। चलें पहले देख लेते हैं सेलोबायोस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सेलोबायोस क्या चीज़ होती है? सेलोबायोस असल में एक डायसैकेराइड है जो कि इसी तरह से जो कि आपने ऊपर माल्टोज देखा, अगर ये माल्टोज हमारे पास इस तरीके से बने कि जैसे कि डायसैकेराइड सेलोबायोस के अंदर हमारे पास, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लासिफाई करके दे देता हूँ। उधर बीटा डी ग्लूकोज थे ना, दो बीटा ऊपर माल्टोज में दो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज थे ना, यहाँ पर हमारे पास बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज आएंगे। यानी व्हेन 2 बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज आपस में मिलें और थ्रू ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलोबायोस। तो बहुत सिंपल है। कैसे होगा ये ऐसे होगा। देखिए ये मेरे पास एक ग्लूकोज है और ये मेरे पास दूसरा ग्लूकोज है, ग्लूकोपाइरेनोज है। ठीक है, ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज। ठीक है जी। तो हम लोग पहले यहाँ पर इस ग्लूकोज को देखते हैं। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। यहाँ पर भी ये
C1 है, C2, C3, C4, C5, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लगा देते हैं यूनिट्स। ये देखें, अब चूंकि कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन, चूंकि ये बीटा कार्बन है, तो हम लोग इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर लगा देंगे और हाइड्रोजन इसके नीचे आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग हाइड्रोक्सिल दूसरे नंबर का भी नीचे लगा देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर का हमारे पास ऊपर आ गया, चौथे नंबर का हमारे पास नीचे आ गया, पांचवें नंबर पे हमारे पास हाइड्रोजन और CH2OH आ गया। तो देखें सारी कहानी यहाँ पर है, ये बीटा है, इसको एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होना चाहिए। लाइकवाइज यहाँ पर भी हम लोग बीटा बना देंगे, ठीक है जी। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, और ये हो गया CH2OH। अब देखें, ये एक जो यूनिट है ये क्या है, बीटा डी, सॉरी, ये है बीटा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, किसके थ्रू, ये मिलेंगे सेम उसी तरीके से जैसे कि पिछले माल्टोज में हुआ था। इसका C1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके C4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, सॉरी, ये यहां पर अभी आ गए, ठीक है। तो ये जो इसका C1 इसके C4 के साथ मिलेगा, देखें ये C1 है, ये C4 है। तो जब यहाँ का C1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके C4 के साथ आपस में मिलेगा और क्या बनाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखें H2O निकल रहा है ना। तो जब ये C1 C4 के साथ मिलेगा और ये बनाएगा क्या, हमारे पास ये बनाएगा एक वाटर की रिमूवल करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से निकल गया और इनके निकलने के बाद ये वाला जो O है, ये वाला O, ये इसके साथ इस तरीके से एक बॉन्ड बना दे। तो मैं अब यहाँ पर बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। ये देखिए जनाब, ये मैं इनको यहाँ पर मिटा देता हूँ और ये यहाँ पर मिट जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल मैंने रिमूव कर दिया, ये देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन रह गया था इस C4 के साथ, इस C4 के साथ जब वाटर का मॉलिक्यूल रह गया तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी जनाब, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन के थ्रू दोनों के दोनों यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो अब ये देखें, पहले मैंने इस तरीके से बनाया था, ये देखें पहले इस तरीके से बना था, नीचे नीचे बना था। अब देखें C1 का ऊपर से आ रहा है बॉन्ड और इसके दरमियान में ऑक्सीजन है और C4 वाले का नीचे, क्योंकि देखें यहाँ पर तो C में नीचे की जानिब था ना हाइड्रोक्सिल, ये बीटा था ना, ये एनोमेरिक था। तो इस एनोमेरिक की वजह से हम लोग इसको इस डायरेक्शन में लिखते हैं, यानी इस डायरेक्शन में लिखते हैं। फिर जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो हम लोग इसको सिंपली लिखते हैं कि ये बीटा 1,4 लिंकेज है। क्यों बीटा 1,4 है कि इस बीटा ग्लूकोपाइरेनोज का, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का जो हमारे पास C1 था, ये C1 था, इसके C4 के साथ बीटा लिंकेज के साथ मिला हुआ है। तो जब भी आपके पास सेलुबायोज का स्ट्रक्चर आए तो सेलुबायोज का याद रखें कि व्हाट इज सेलुबायोज। सेलुबायोज ये चीज़ है कि अगर आपके पास एक MCQ आता है और उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सेलुबायोज, तो आप लोग लिखेंगे बीटा 1 और आगे एरो और 4। तो बीटा 1,4 क्यों है, क्योंकि इसका जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है इसका C नंबर 1 इसके C नंबर 4 के साथ मिलकर बीटा 1,4 लिंकेज बनाता है। एंड दैट बीटा 1,4 लिंकेज इज एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसकी वजह से ये एक डाइसैकेराइड बन गया। ठीक हो गई बात। तो ये डाइसैकेराइड लिंकेज हमारे पास एक नया यूनिट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुबायोज। ठीक है जी, तो ये सेलुबायोज है। व्हाट इज सेलुबायोज, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए एलेबरेट कर देता हूँ कि आज जो आपने अभी सेलुबायोज का स्ट्रक्चर देखा और कल जो माल्टोज का स्ट्रक्चर आपने देखा, ये असल में क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें
कि ये एक सेलुबायोज है, ठीक है, जिसमें दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलके एक सेलुबायोज बना रहे थे। अगर यही सेलुबायोज आपस में एक लंबी चेन बना लें, क्या बना लें, एक लंबी चेन बना लें, डाइसेकेराइड से ट्राइसेकेराइड हो जाए, फिर टेट्रासेकेराइड हो जाए और फिर एक पॉलीसेकेराइड बन जाए। तो अगर ये एक पॉलीसेकेराइड बन जाएगा तो ये है सेलुलोज। सेलुलोज तो आप लोग जानते हैं ना, यानी प्लांट के सेल वॉल में जो सबसे लंबा चेन होती है कार्बोहाइड्रेट की, दैट इज सेलुलोज। तो असल में सेलुबायोज एक यूनिट है डाइसेकेराइड और दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टुवर्ड्स द सेलुलोज। तो आप जब पॉलीसेकेराइड आगे पढ़ेंगे ना, तो जब आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो असल में वो डाइसेकेराइड से आगे कंटिन्यूएशन होगी। यानी सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस, यानी यहाँ पर अगर हाइड्रोलिसिस हो, यहाँ पर अगर हाइड्रोलिसिस हो, यहाँ पर अगर हाइड्रोलिसिस हो, तो उसका जो यूनिट बनेगा वो होगा सेलुबायोज। और माल्टोज क्या चीज़ है, माल्टोज अगर इसी तरीके से अगर ये एक माल्टोज है और ये आगे कंटिन्यू करता जाए और एक इन्फिनिट किस्म की एक चेन बनाए, बहुत लंबी सी चेन बनाए, तो इस पॉलीसेकेराइड को हम लोग स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो माल्टोज असल में माल्टोज का जो पॉलीसेकेराइड चेन होती है वो आगे जाके स्टार्च बनाती है और माल्टोज असल में स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है। तो ये जो है ये डाइसेकेराइड असल में कंटिन्यूएशन करते हैं आगे जाके और ये स्टार्च और सेलुलोज बनाते हैं। तो आपको स्टार्च के बारे में भी पता है, आपको सेलुलोज के बारे में पता है। सेलुलोज इज द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये क्यों द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा पौधे हैं, समंदर के नीचे भी हैं, जंगल में भी हैं, घास भी है, दरख्त भी हैं, पौधे भी हैं, फसलें भी हैं, हर एक चीज़ के अंदर सेलुलोज है। तो सेलुलोज इज़ द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये भी एक आप लोगों के लिए MCQ है कि विच वन इज़ द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, सो दैट इज सेलुलोज एंड दैट सेलुलोज इज कंपोज्ड ऑफ सेलुबायोज। सेलुबायोज इज ए डाइसेकेराइड। ठीक हो गई बात। अब हम लोग आगे जाते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास आगे एक बहुत ही अहम चीज़ आने वाली है और उस अहम चीज़ का नाम है लैक्टोज। लैक्टोज क्या चीज़ है, लैक्टोज ऐसी चीज़ है कि जिसको खा के आप लोग बड़े हुए हैं। यानी आप जब छोटे से बेबी थे और आपके छोटे छोटे हाथ थे और छोटे छोटे पाँव थे और छोटे सी आंखें थी, तो आप लोग क्या पीते थे, आप लोगों ने माँ का दूध पिया या पास बच्चों ने डब्बे का दूध पिया होगा। माँ के दूध में या डब्बे के दूध में दूध का जो स्वीटनर होता है जो कि मिल्क स्वीट कहलाता है या जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं, जो दूध के अंदर जो मिठास होती है ना, जो दूध की जो अपनी मिठास है, दैट sweetness of the milk is due to this lactose. Lactose is a carbohydrate और इसकी वजह से दूध के अंदर मिठास पैदा होती है। तो जब आप लोग दूध पीते हैं तो दूध के अंदर जो चीनी ना मिलाएं और चीनी के बगैर जो दूध की अपनी जो मिठास आपके मुंह में आती है, दैट इज़ ड्यू टू द लैक्टोज। ये लैक्टोज ही वो चीज़ है कि जिसको हम लोग डाइजेस्ट करके और जिसको पी के हम लोग आज इतने बड़े इंसान बने हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले 2 साल तक तो दूध पीते हैं ना, तो हमारे लिए जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वो लैक्टोज ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि लैक्टोज किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो याद रखें ये MCQ है कि अगर कोई MCQ आ जाए कि लैक्टोज की कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लैक्टोज, तो आप लोगों ने ये याद रखना है बस। ये एक डाइसेकेराइड है, चूंकि ये एक डाइसेकेराइड है तो इसके अंदर 2 यूनिट होंगे कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसेकेराइड के। तो जो ये इसका पहला कंपोनेंट है, 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं ना, तो इनको जब आप देखेंगे तो इसका जो पहला कंपोनेंट है दैट इज बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज। और दूसरा यूनिट क्या है इसका, इसका है बीटा डी ग्लूकोज। बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर 2 यूनिट हैं, एक है बीटा डी ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी गैलेक्टोज। तो अगर आप लोगों को बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ये हैं। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये बीटा डी गैलेक्टोज है,
ये देखें, ये हो गया, ये देखें, ये जो है ये वाला, ये देखें, ये बीटा डी गैलेक्टोज है। ये इधर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको सही करता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये बीटा डी गैलेक्टोज है और साथ में ये हो गया ग्लूकोज और ये मेनोज है। इसको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख लें ये बीटा डी गैलेक्टोज है। तो गैलेक्टोज में 4 नंबर कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है। तो 4 नंबर कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल है वो इसका ऊपर की जानिब होता है। ये आप देखें, ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। ये अगर आप देखें तो ये होता है बीटा अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज और ये बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज। ठीक हो गई बात। तो मैं आप लोगों को अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है बीटा अल्फा डी गैलेक्टोज। तो हमारे पास वहाँ पर बीटा डी गैलेक्टोज यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं अपने लेक्चर की जानिब। ये हमारे पास बीटा डी गैलेक्टोज यहाँ पर आएगा। तो देखते हैं कि बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनता है। बीटा डी गैलेक्टोज बनाते हैं, आए जी बीटा डी गैलेक्टोज बनाते हैं। ये है जी बीटा डी गैलेक्टोज और यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पर गैलेक्टोज बनाते हैं। ठीक है, ये गैलेक्टोज बनाते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज है, तो चूंकि C1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया बीटा डी ग्लूकोज। उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। और यहाँ पर जो मेरे पास बीटा डी गैलेक्टोज है, ये देखें बीटा डी गैलेक्टोज है, तो मैं यहाँ पर बीटा डी गैलेक्टोज बना रहा हूँ। तो ये C1 है, तो इसके पास भी हाइड्रोक्सिल ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल नीचे आ जाएगा, इसका ऊपर आ गया, और कार्बन नंबर 4 का जो गैलेक्टोज में होता है वो हाइड्रोक्सिल ऊपर और हाइड्रोजन नीचे होता है। बाकी तो सेम है। आप लोगों ने एपीमर्स समझा हुआ था कि एपीमर्स में गैलेक्टोज का एपीमर कहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसकी जो लिंकेज होगी, इसकी लिंकेज ऐसे होगी कि ये जो बीटा डी गैलेक्टोज है, ये जो हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, ये बीटा डी ग्लूकोज के साथ कैसे मिलेगा, इसका जो कार्बन नंबर 1 है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और ये बनाएंगे कौन सा स्ट्रक्चर, बीटा 1,4, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 4 और इसका कार्बन नंबर 1 आपस में मिल रहे हैं, तो इसके अंदर जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4। तो कौन सी वाली लिंकेज है इसके अंदर, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान में। तो ये याद रखें कि इसमें आप लोगों ने क्या कहना है, बीटा 1,4 किस किस के दरमियान में है, बीटा 1,4 है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान में। तो अब यहां पर हम लोग बांड बनाते हैं। देखें, अब बांड बनाते हैं। ये बांड कैसे बनेगा, मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बताया, बार बार बता रहा हूं कि जब ये बांड बनता है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बच क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास एक अदद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें मैं एक ऑक्सीजन बना लेता हूँ। ये देखें, ये ऑक्सीजन बन गया। ये जो ऑक्सीजन था ना, तो ये इसके साथ यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इसको ज़रा सा प्रॉपर करके लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए, तो ये हमारे पास ये लिंकेज बन गई, ये 1 और इसका 4 आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जनाब अली हमारे पास बीटा 1,4 लिंकेज। तो ये असल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये 1,2,4 लिंकेज है। ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4 आपस में मिलके बीटा 1,4 लिंकेज बनाएगा।
तो इसके बाद जो चीज़ हमारे पास बनेगी, दैट थिंग विल बी लैक्टोज। तो लैक्टोज के ऊपर जो एमसीक्यू आएगा वो यही आएगा कि लैक्टोज में कौन सी बॉन्डिंग होती है। लैक्टोज के अंदर β14 लिंकेज होती है, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। समझ आई बात की? ये हमारे पास लैक्टोज हो गया। अब हम लोग आगे जाते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाई हुई है। मैं इसको रेड कलर से लिखूंगा क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसका नाम है सक्रोज। सक्रोज क्या चीज़ होती है? सक्रोज होती है टेबल शुगर। टेबल शुगर हमारे पास, इसको घर में चीनी बोला जाता है, जो चीनी होती है, ठीक है, और इसको शक्कर भी बोला जाता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला है C12H22O11, याद है? याद आ रहा है? कैसे बनती है सक्रोज? सक्रोज का जो मालिक्यूल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आप लोगों ने सक्रोज का जो मालिक्यूलर जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको ज़रा सा गौर से देखना है कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो असल में सक्रोज जो है वो दो किस्म के यूनिट से मिलके बनता है। इसमें एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा होता है इसके अंदर बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब आप लोगों को मालूम है कि बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज से मेरा क्या मुराद है, ठीक है। मैं अगर इसको ज़रा सा मज़ीद एलेबरेट यहाँ पर कर दूँ तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये जो ग्लूकोज मैंने लिखा ना, ये असल में है, ये असल में क्या है? ये है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और ये है फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, तो क्या क्या आपस में मिलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज आपस में मिलेंगे। किस लिंकेज के थ्रू मिलेंगे? ये लिंकेज देख लें, ये लिंकेज है अल्फा बीटा 1,2। पहले तो अल्फा 1,4 इसमें भी था, अल्फा 1,4 इसमें भी था, ठीक है, और अल्फा 1,4 माल्टोज में भी था। अब माल्टोज अल्फा 1,4, सेलुलोज अल्फा 1,4 और लैक्टोज अल्फा 1,4 से हम लोग थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, दैट इज अल्फा बीटा 1,2। तो अल्फा बीटा तो आपने पता समझ आई गई होगी कि ये देखें, ये अल्फा है और ये बीटा है, इस वजह से ये अल्फा और बीटा है। 1,2 का क्या मतलब है कि कार्बन नंबर 1 इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2 आपस में मिलकर जो लिंकेज बनाएंगे वो होगा सक्रोज। तो बना के देखते हैं कि सक्रोज कैसे बनेगा। तो पहले मैं ऊपर बनाता हूं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये देखें जी, ये है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये देखें जी, अल्फा, अल्फा का क्या मतलब हो गया? नीचे है हाइड्रोक्सिल, इसका भी नीचे है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन ऊपर, इसका ऊपर, इसका नीचे, अल्फा डी है ना, और ये हो गया CH2OH, और इसका हाइड्रोजन यहां पर आ गया। चूंकि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, और ये C6 हो गया। तो ये जो C1 है, जो एनोमेरिक कार्बन है मेरे पास, ये जो मैं इसको यहां पर रेड कर देता हूं, ये देखें, ये जो C1 है जो कि एनोमेरिक कार्बन है मेरे पास, इसका जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, असल में ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे किसके साथ? फ्रक्टोफ्यूरेनोज के C2 के साथ अब देखें रिएक्शन करेगा। तो मैं अब यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ एक अदद, जनाब ग्रीन कलर से बना देता हूँ। तो ये अब बनेगा एक अदद क्या? फ्रक्टोफ्यूरेनोज, लेकिन ये फ्रक्टोफ्यूरेनोज बीटा कन्फिग्रेशन में मैं बना रहा हूँ। तो मैं अभी सामने नहीं बना रहा, सामने ना बनाने की अपनी एक मेरी लॉजिक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ सामने क्यों नहीं बना रहा। ये मैं इधर इसके नीचे बनाता हूँ। अच्छा, ये हो गया जी, ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है।
तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये चूंकि फ्रक्टोज है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो CH2OH है और नीचे OH होता है, इसमें दूसरे नंबर के ऊपर क्या होता है इसका तीसरे नंबर का, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 है, तो कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ऊपर आ गया, कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल नीचे आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये हो गया CH2OH। ये आप रिव्यू कर लीजिएगा, मैं अब आपको दोबारा से ये नहीं समझा सकता कि मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये है फ्रक्टोफ्यूरेनोज। लेकिन मुझे तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज नहीं चाहिए ना, मुझे तो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज चाहिए। तो ये तो अल्फा हो गया ना, इसको मैंने ऊपर लेकर जाना है ना। तो ये देखें, अब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा ताकि ये बीटा बने। तो जिन बच्चों ने मेरी पहले क्लासेस अटेंड की हैं उनको पता है कि मैं इसको ऊपर क्यों लेकर जा रहा हूँ। इसको मैं ऊपर इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि ये मुझे चाहिए बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये देखो, ये है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, तो CH2OH नीचे आ जाएगा कार्बन नंबर 1 का, और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर आ जाएगा। इसलिए क्योंकि जब एनोमेरिक कार्बन के साथ बीटा लिंकेज हो तो इसका मतलब है कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की जानिब होगा, ना कि नीचे की जानिब। चूंकि ये एनोमेरिक कार्बन में अल्फा कार्बन, जो ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप चूंकि नीचे है, इस वजह से मैं इसे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज लिखा, ठीक है। और ये चूंकि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की जानिब है, इस वजह से मैंने इसे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज लिखा, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि बस सिंपली अब इसको रिएक्शन करवा देते हैं। ये देखें, ये मेरे पास आ गया हाइड्रोक्सिल और इसका हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और क्या निकालेंगे, आप लोगों को मालूम है, बता के अब मज़ीद जो है तो वो नहीं होगा। ये हो गया वाटर, वाटर की रिमूवल हो गई। जब वाटर की रिमूवल हो जाएगी तो इस वाटर की रिमूवल के बाद मैं इस वाटर को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, वाटर रिमूव हो गया और इसका H चला गया। तो ये जो H है, ये वाला H इसके, ये जो O है ये इसके C के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखें C1 और ये C2, ये देखें ये C2 और ये C1, ये जब आपस में मिल के जो बांड बनाएंगे, ये जो मेरे पास ये वाला बांड आया, इस बांड को मैं कहता हूं C अल्फा बीटा 1,2 लिंकेज। तो सक्रोज में असल में आप इसको बार बार देखिए कि मैंने क्या किया। सक्रोज में असल में एक फ्रक्टोफ्यूरेनोज और एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज आपस में मिलके इस तरह से अरेंजमेंट में आकर O के साथ मिलके और C2 के साथ मिलके ये बनाते हैं सक्रोज। तो आज के लिए आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी, ये जो सक्रोज बना, ये जो डाइसैकेराइड बना, इसके अंदर जो अब MCQ पॉसिबिलिटी है कि ये MCQ आए, वो MCQ कैसे आएगा कि व्हाट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज। तो सक्रोज का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर अल्फा बीटा 1,2 लिंकेज है, और इसके किस किस के दरमियान में है, और दोज टू स्ट्रक्चर्स आर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, और इनके दरमियान में जो लिंकेज होगी दैट इज अल्फा बीटा 1,2। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ सक्रोज, लैक्टोज एंड सेलुलोज। तो हम लोगों ने आज सिर्फ इनके स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री इसकी देखी कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग किस किस जगह के ऊपर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज ये जो चीज़ें सीखी, जिसके अंदर माल्टोज था, लैक्टोज था, सेलुलोज था, सक्रोज था, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है घर में। जिस तरह मैंने बनाया, बुक्स खोलें, बुक्स के अंदर भी बने हुए हैं और बुक्स के अंदर लिंकेजेस भी मौजूद हैं। इन स्ट्रक्चर्स की आप लोग प्रैक्टिस करें कि मैंने कैसे बनाया। वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इस चीज़ को अपने जहन में डालें कि ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों के MCQs में गलत ना हो।
एमसीक्यू में स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखाया जाएगा। एमसीक्यू में जस्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि इनके दरमियान में लिंकेज कौन सी है। तो आप लोगों को जब तक ये पता ही नहीं होगा कि लिंकेज कहाँ पे है और कैसे बनती है, आप लोग उसका जवाब नहीं दे सकते। तो आप इस लेक्चर को बार बार रिव्यू करें, मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मैं कल डाइसैकेराइड की मज़ीद कंटिन्यूएशन में जाऊँगा कि हम लोग कल सीखेंगे कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, कि हमारे पास रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग। तो जो आज हम लोगों ने सीखा, कल इसी की कंटिन्यूएशन में हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को देखेंगे कि असल में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये केमिकल स्ट्रक्चर सीखे होंगे वही समझ सकेगा कि रिड्यूसिंग का क्या मतलब है और नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब है। सो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो वीडियो के कमेंट्स में जाके क्वेश्चन कर सकता है, या मुझसे पर्सनली बात कर सकता है, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर हमसे बात कर सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।